हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही गजब के टॉपिक से रूबरू करवाने वाली हूँ। नाम है इसका फिगर ऑफ स्पीच। आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। लास्ट में आपको जल्दी से रिवीजन भी करवा दूंगी और एक छोटा सा एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे मन में कोई भी सवाल ही ना बचे। वैसे भी चिंता मत ही करो, कन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। ऑप्शंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। आखिर ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच मीन्स व्हेन स्पेशल वर्ड्स और फ्रेसेस आर यूज्ड टू ड्रॉ द अटेंशन। जब हम कुछ स्पेशल वर्ड्स या फ्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बातों पे ध्यान दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर लुकिंग लाइक ए शाइनिंग स्टार। तुम एकदम चमकते हुए तारे जैसी दिख रही हो। हम चाहते तो इसे एकदम सिंपल भी कह सकते थे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन हमने क्या कहा कि भाई तुम तो एकदम चमकते हुए तारे की तरह लग रही हो। हमने ऐसा क्यों कहा? ताकि हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। भाई तुम तो उतने स्ट्रॉन्ग हो जितना बाघ है। हम तो सिंपल भी कह सकते थे कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। हमने ऐसा क्यों कहा? ताकि हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए। तो आप समझ ही गए होंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच दिख रहे होंगे। मैं इस वीडियो में आपको ये सारा समझाने वाली हूँ और इसके बाहर से अब कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आपके परीक्षा में आ ही नहीं सकता। तो चलिए एकदम आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से इन सभी फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं। सबसे पहला है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन लेटर्स रिपीट इन अ सेंटेंस। जब लेटर्स रिपीट होता है तो उसको हम कहते हैं अलिट्रेशन। एग्जाम्पल में देखिए, शीप शुड स्लीप इन अ सेट। यहाँ पर आप देखिए एस कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार रिपीट हुआ है, तो यह है अलिट्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, आई सॉ दैट कुड आउट सॉ एनी अदर सॉ आई एवर सॉ। देखिए लेटर एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं अलिट्रेशन। ये था अलिट्रेशन, एकदम सिंपल है। जब लेटर रिपीट हो, बार बार एक ही लेटर आता जाए, तो उसको हम कहते हैं अलिट्रेशन। सेकेंड है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है व्हेन वर्ड्स रिपीट इन अ सेंटेंस। क्या कहा मैंने? वर्ड्स रिपीट। जब एक ही सेंटेंस में बार बार कोई वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिपीटिशन। एग्जाम्पल, गिव मी लंच, आई एम हंग्री, प्लीज़ गिव मी लंच। लंच, देखिए यहाँ पर लंच कितनी बार बोला? 3 बार बोला। एक ही सेंटेंस में 3 बार हमने लंच का प्रयोग किया, तो ये जो लंच वर्ड है ना, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? रिपीटिशन। सेकेंड एग्जाम्पल, हे डियर योर फेस इज़ लाइक रेड रेड फेस। देखिए यहाँ पर हमने रेड रेड 2 बार इस्तेमाल किया है, तो ये क्या है? रिपीटिशन। तो ये सेकंड नंबर का था। अब देखते हैं थर्ड नंबर, सिमिली। सिमिली क्या है? व्हेन देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान। तुम सलमान खान जैसे दिख रहे हो। हमने ऐसा नहीं कहा कि तुम सलमान खान हो, हमने कहा तुम सलमान खान जैसे दिख रहे हो। हमने कंपैरिजन तो किया, लेकिन इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हमने ये नहीं कहा कि यू आर सलमान खान, डायरेक्टली नहीं कहा। हमने कहा यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान। एक शब्द देखिए लाइक, ये शब्द तो आपको जहाँ भी दिखे समझ जाना ये क्या है? सिमिली। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून। तुम उतनी ही सुंदर हो जितना चांद है। हमने ये तो कहा भाई तुम चांद जैसी सुंदर हो, लेकिन हमने उसको डायरेक्टली ये नहीं कहा कि तुम चांद हो, हमने कहा तुम चांद जैसी सुंदर हो। तो ये 2 एग्जाम्पल में हमने 2 शब्द इस्तेमाल किए, लाइक और एस, और इसी की मदद से हमने इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया। तो जहाँ भी आपको ये लाइक और एस
शब्द दिखे समझ जाना सिमिली है। अब चौथे पे आते हैं। चौथा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। इट इज़ ए हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। जब हम किसी दो चीज़ के बीच में एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन कर ही देते हैं, या फिर कह सकते हो आप कि उस सेंटेंस में हिडन कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ ए ड्रीम। हमने सीधा सीधा कह दिया कि भाई जीवन एक सपना है। हमने सीधा डायरेक्टली कंपेयर कर दिया। हमने ऐसा नहीं कहा कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। लाइक बोल देते तो वो क्या हो जाता, सिमिली। हमने तो एकदम सीधा ही कंपेयर कर दिया, भाई लाइफ इज़ ए ड्रीम। दूसरा, यू आर फॉक्स। जब भी आप देखते हो कोई बहुत चालाकी करता है तो आप कहते हो ना, यू आर फॉक्स, तुम लोमड़ी हो। लेकिन क्या वो सच में लोमड़ी होता है? नहीं, लेकिन आप उसे कह देते हो यू आर फॉक्स, तुम लोमड़ी हो। तो यहाँ भी हमने डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया किसी को लोमड़ी के साथ। थर्ड है यू आर बियर। जब कोई मोटा इंसान हमको दिखता है तो हम कहते हैं ना, तू भालू है, यू आर बियर। एकदम सीधा सीधा कंपैरिजन कर दिया, ऐसा नहीं कहा कि यू आर लाइक ए बियर। हमने तो उसी को भालू कह दिया। तो याद रखना, सिमिली में तो हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं लाइक और एस का इस्तेमाल करके, जबकि मेटाफर में तो हम सीधा सीधा कंपेयर कर ही देते हैं। फिफ्थ है पर्सनिफिकेशन। व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स, आइडियाज, एट्रैक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज हैविंग लाइफ। जब हम किसी सामान या फिर नॉन लिविंग थिंग या आइडियाज़ को इस तरह से दिखाते हैं कि उनमें जीवन है, तो उसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। एग्जाम्पल में देखिए, दिस बैरन लैंड कैन टीच अस मैनी थिंग। ये बंजर ज़मीन हमको बहुत कुछ सिखा सकती है। क्या सच में एक ज़मीन हमको बहुत कुछ सिखा सकती है? नहीं, वो टीचर थोड़ी है, वो हमको कुछ नहीं सिखा सकती है। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कहा गया है कि वो ज़मीन हमको बहुत कुछ सिखा सकती है, उसे इंसानों जैसा महत्व दिया गया है। तो इसीलिए ये क्या है, पर्सनिफिकेशन। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, डियर लास्ट पीस ऑफ केक, यू आर ओनली माइन। केक के आखिरी टुकड़े, भाई तुम तो मेरे ही हो। क्या सच में वो केक सुन पा रहा है हमारी बात? नहीं सुन पा रहा है, लेकिन तो भी हम कहते हैं ना कि ये लास्ट पीस है, ये मेरा है। भाई तुम लास्ट पीस हो तो क्या हुआ, तुम तो मेरे हो, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। वो सच में हमें नहीं सुन पा रहा है जब हम बोल रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि वो केक हमारी बातों को सुन रहा है, उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है। इसीलिए ये क्या है, पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल। तो ये था हमारा पर्सनिफिकेशन। अब आते हैं सिक्स्थ नंबर पे, जो है इंटरोगेशन। व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ सेंटेंस। जब भी कोई प्रश्न पूछा गया हो आपको, जब इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे तो समझ जाना वो है इंटरोगेशन। एकदम सिंपल सी शॉर्ट सी ट्रिक है, जब वो इंटरोगेटिव साइन दिखे बिना कुछ सोचे समझे टिक कर देना इंटरोगेशन पे। एग्जाम्पल देख लो, वाई दिस मच ऑफ नॉनसेंस। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटरोगेशन है। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, इतना टॉयल और ट्रबल क्यों, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेशन। एकदम सिंपल है, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो आपको इंटरोगेशन पे टिक लगा देना है। सेवेंथ है एक्सक्लामेशन। व्हेन एक्सक्लामेटरी फॉर्म इज यूज्ड टू ड्रॉ अ ग्रेटर अटेंशन। तो जब हम ये एक्सक्लामेटरी मार्क लगा के लोगों को अपनी बातों पर अटेंशन दिलवाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन। एग्जाम्पल देखिए, ओ आई विश आई वेर द किंग। यहाँ पर मैं ऐसा कह रही हूँ कि ओ काश ऐसा होता कि मैं राजा होता। तो ओ के आगे आपने देखा एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगा है। वो क्यों लगा है? ताकि लोग हमारी बातों पर अटेंशन दें। तो यह है एक्सक्लामेशन। सेकंड एग्जाम्पल, हुर्रे फाइनली आई क्लियर्ड यूपीएससी। यहाँ पर हुर्रे का इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग हमारी बातों पर ध्यान दें। तो जब आपको एक्सक्लामेटरी का ये मार्क दिखे, समझ जाना वो है एक्सक्लामेशन। अब आते हैं आठवें फिगर ऑफ स्पीच पर, वो है क्लाइमैक्स। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब कोई चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में हो रही हो तो उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ, ही विश्ड द प्राइज एंड अचीव्ड इट। पहले उसने देखा, फिर उसने अपने मन में विश किया कि काश ये प्राइज मेरा होता, और फिर उसने उस प्राइज को अचीव भी कर लिया।
यहाँ पर जो काम हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। पहले उस लड़के ने देखा, फिर उसने अपने मन में ये धारणा बनाई कि काश वो प्राइज़ मेरा होता, और फिर उसने उसे जीत भी लिया। देखिए, सब कुछ ऑर्डर में हो रहा है। पहले लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, और फिर और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और भी अच्छे से समझ आएगा। नो लाइबिलिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज भरने की जिम्मेदारी। तो ना उस पर कर्ज भरने की जिम्मेदारी होती, ना उसको ब्लड प्रेशर होता, और ना ही उसको हार्ट अटैक आता। देखिए, सब कुछ ऑर्डर में हुआ। पहले उसके ऊपर कर्जा हुआ, फिर धीरे धीरे उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, और फिर उसको एक दिन हार्ट अटैक आ ही गया। पहले कम इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, फिर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और फिर सबसे खतरनाक चीज़ हो गई। तो ये था अपना क्लाइमैक्स। जब आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस दिखे, क्लाइमैक्स पे टिक लगा देना। 9th है एंटी क्लाइमैक्स। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लाइमैक्स का उल्टा। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट, और फिर सबसे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एग्जाम्पल से समझिए। आई सॉ पेल किंग्स, प्रिंसेस, वॉरियर्स। पहले मैंने राजा को देखा, फिर प्रिंसेस को देखा, और फिर मैंने वॉरियर्स को देखा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, राजा ही तो होता है, फिर उसके बाद प्रिंसेस आती है, और फिर वॉरियर्स आते हैं। तो हम सबसे पहले मिले राजा से, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम मिले प्रिंसेस से, जो उनसे थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है, और फिर हम मिले वॉरियर्स से, जो इन दोनों से कम इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ही लॉस्ट हिज मदर, बाइक, कंप्यूटर। उसने अपनी माँ को खो दिया, फिर अपने बाइक को खो दिया, और कंप्यूटर को खो दिया। तो यहाँ सबसे पहले उसने खोया अपनी माँ को, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बाइक को, जो माँ से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद कंप्यूटर को, जो कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। अब अपना 10वां फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। व्हेन एनी वर्ड और फ्रेज इज एक्सागरेटेड। इसका सिंपल सादा सा मतलब ये है कि जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए। आई वॉन्ट लीव यू इवन इफ लॉर्ड यम कम्स। मैं तुमको तब भी नहीं छोड़ूंगी जब यम आ जाएंगे। अरे भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया। यम आएंगे तो आपको उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, और यम उसे लेकर भी चले जाएंगे। इतना कहती तो ठीक था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इतना ज़्यादा एग्जागरेट कर दिया कि जब लॉर्ड यम आ जाएंगे तब भी नहीं छोड़ूंगी, यानी कि बात बढ़ा चढ़ा के की गई है। तो यह है हाइपरबोल। दूसरा एग्जाम्पल है। आई विल स्लैप यू एंड यू विल फॉल इन अमेरिका। मैं तुम्हें एक झापड़ मारूंगा या मारूंगी, और तुम अमेरिका में गिर जाओगे। ये वाला सेंटेंस मैंने भी बहुत बार यूज़ किया है। मैं भी बहुत सारे लोगों को कह देती हूँ कि एक झापड़ लगाऊंगी और सीधा अमेरिका में गिरेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है क्या? नहीं, वो 1 मीटर भी नहीं गिरेगा। हाँ, थोड़ा सा गाल इधर का उधर हो जाएगा, लेकिन कोई 1 मीटर भी नहीं हिलता है। तो ये लाइन भी बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि मैं तुम्हें एक झापड़ दूंगा या दूंगी और तू अमेरिका में गिरेगा। भाई, बहुत हो गया, इतना मत फेंको। अगली बार आपको ये कोई बोलेगा ना, तो ऐसा मत बोलना कि ज़्यादा मत बोल, ऐसा बोलना हाइपर मत बोल, हाइपर बोल। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, वो है टोटोलॉजी। व्हेन सेम थिंग इज रिपीटेड इन अ डिफरेंट वे। जब हम किसी एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बार बार रिपीट करते रहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। ए, आइदर इट विल रेन टुमारो और वॉन्ट रेन। कल या तो बारिश होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पर मैं बारिश शब्द यानी कि रेन शब्द 2 बार इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अलग तरीके से। पहले मैंने कहा बारिश होगी, फिर मैंने कहा बारिश नहीं भी हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है। शी इज़ ब्रेव और शी इज़ नॉट ब्रेव। पहले मैंने कहा वो बहादुर है, फिर मैंने कहा या फिर वो बहादुर नहीं है। तो मैंने ब्रेव शब्द 2 बार इस्तेमाल किया, रिपीट किया, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। पहले मैंने कहा वो ब्रेव है, फिर मैंने कहा या फिर वो ब्रेव नहीं भी हो सकती है। तो जब एक ही चीज़ को रिपीट किया जाए लेकिन अलग अलग तरीक़ों से, तो उसको हम कहते हैं टोटोलॉजी। अब हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है एपस्ट्रॉफी। When direct address has been made to a non-living object or idea or thing or dead।
जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया या फिर किसी चीज़ या फिर किसी मरे हुए पर्सन को एकदम पॉइंट आउट करके बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी, यानी कि हम उसी के तरफ इशारा करके बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ओ कॉफ़ी माई स्वीट डार्क कॉफ़ी, व्हाट वुड आई डू विदाउट यू। ओ कॉफ़ी, ओ मेरे प्यारे डार्क कॉफ़ी, मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। मैं यहाँ पर कॉफ़ी को पॉइंट आउट करके उससे बात कर रही हूँ। तो ये क्या है? एपॉस्ट्रॉफी। सेकंड, ओ डियर क्लाउड्स प्लीज़ डोंट बर्स्ट टुडे। मैं बादलों को कह रही हूँ, ओ मेरे प्यारे बादलों प्लीज़ आज बारिश मत करवाना। मैं एक नॉन लिविंग थिंग को पॉइंट आउट करके बात कर रही हूँ। एपॉस्ट्रॉफी को पहचानने का आसान तरीका है ओ या फिर ओह। ये दोनों शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं एपॉस्ट्रॉफी में, तो जब आप ऐसा देखो फटाफट से टिक लगा देना एपॉस्ट्रॉफी। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है असोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स। जब वॉवेल बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं असोनेंस। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। जब इन पांचों में से कोई भी वर्ड आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखे, समझ जाना वो क्या है? असोनेंस। एग्जाम्पल में देखिए, द लाइट ऑफ द फायर इज ए साइट। यहाँ पर कौन सा वॉवेल बार बार रिपीट हो रहा है? बिल्कुल सही, आई। लाइट में भी आई है, फायर में भी आई है, साइट में भी आई है, इज में भी आई है। आई बहुत रिपीट हो रहा है, तो यह है असोनेंस। सेकंड एग्जाम्पल है गो स्लो ओवर द रोड। यहाँ पर ओ देखिए बहुत बार रिपीट हो रहा है। गो में भी ओ है, स्लो में भी ओ है, ओवर में भी ओ है, रोड में भी ओ है, तो यह है असोनेंस। अगला फिगर ऑफ स्पीच आता है इंटरनल राइम, यूज ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द सेम लाइन। जब आपको बार बार एक ही लाइन में राइमिंग वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाना वो है इंटरनल राइम। एग्जाम्पल, वाओ योर काऊ इज़ बेटर देन माई माऊ। वाओ तुम्हारी काऊ बेटर है किससे? मेरी माऊ से। माऊ यानी कि मेरी कैट से। तो यहाँ पर कौन सा आपको राइमिंग वर्ड दिख रहा है? वाओ, काऊ और माऊ। दूसरा एग्जाम्पल है ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। तो यहाँ पर जो दो शब्द है हर्ड और रेड, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं और ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? इंटरनल राइम। अगला फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी, हियर रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। जो भी लाइन आपको दी होगी उसका मीनिंग एक्चुअल में बहुत ऑपोजिट होता होगा, उसको हम कहते हैं आयरनी। एग्जाम्पल, दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली। ये जो ज़िंदगी है ये बहुत खुशियों वाली है, लेकिन क्या रियल में लाइफ जॉली होती है? क्या सच में लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको आती रहती है। तो ये एक एग्जाम्पल है आयरनी का। सेकंड एग्जाम्पल, दिस टाइगर्स आर सो स्वीट। रियली क्या टाइगर्स स्वीट होते हैं? नहीं, टाइगर्स तो बहुत खूंखार होते हैं। रियल मीनिंग एकदम से ऑपोजिट है, तो ये है आयरनी। अगला फिगर ऑफ स्पीच है लाइट टॉट्स, व्हेन नेगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड इन ए सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तो उसको हम कहते हैं लाइट टॉट्स। एग्जाम्पल से समझिए, यू आर नो मोर माई फ्रेंड। यहाँ पर नो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो, तो यहाँ पर नो वर्ड यूज़ किया गया है, तो यह है लाइट टॉट्स। सेकेंड एग्जाम्पल, द मैन इज़ नो फूल। वो आदमी बेवकूफ़ नहीं है, तो नहीं का इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या है? लाइट टॉट्स। अगला फिगर ऑफ स्पीच है एनास्ट्रॉफी, व्हेन नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स आर चेंज्ड टू क्रिएट एक्स्ट्रा इफेक्ट। जब हम नॉर्मल ऑर्डर जो होता है वर्ड्स का वो बदल देते हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट आए, उसको हम कहते हैं एनास्ट्रॉफी। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है ग्रामर सब्जेक्ट आई लव। ये क्या कह दिया? आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, ऐसा आना चाहिए ना कि आई लव ग्रामर सब्जेक्ट, पर यहाँ पर वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। आई लव को लास्ट में लिख दिया गया है और ग्रामर सब्जेक्ट को पहले। तो ऐसा क्यों किया गया है? एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए। तो यह है एनास्ट्रॉफी। दूसरा एग्जाम्पल है एक्साइटेड द पीपल्स वेर
व्हेन कपल्स एंटर्ड। लोग एक्साइटेड हो गए जब कपल्स आए, लेकिन असल में ऐसा होना चाहिए ना कि जब कपल्स आए तो लोग एक्साइटेड हो गए, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर को बदल दिया गया ताकि एक्स्ट्रा इफेक्ट आए, तो इसको हम कहते हैं एनास्ट्रोफी। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया, व्हेन एनी वर्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड और इको। तो जब हम किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस हो या फिर इको प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स वेर चिरपिंग ऑन माई टेबल। मेरे टेबल के ऊपर चिड़िया चिरपिंग कर रही थी, यानी कि चूं चूं कर रही थी। तो यहाँ पर चिरपिंग वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया? साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यह है ओनोमेटोपोइया। सेकंड एग्जाम्पल है डॉग्स वेर बार्किंग ऑन रोड। कुत्ते रोड पर भौंक रहे थे। तो यहाँ पर मैंने बार्किंग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यह है ओनोमेटोपोइया। याद रखना, जब भी कुछ ऐसा आपको साउंड वाला कोई भी वर्ड आए, समझ जाना ओनोमेटोपोइया है। जैसे यहाँ पर चिरपिंग, बार्किंग, ये सब है। नेक्स्ट है मीटोनिमी, व्हेन वन सब्जेक्ट और आइडिया टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर विथ विच इट इज़ क्लोजली रिलेटेड। जब कोई एक चीज़ या आइडिया किसी दूसरे चीज़ या आइडिया का स्थान ले ले, लेकिन हाँ, वो जो दोनों हैं वो दोनों आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे, यानी एक दूसरे के रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल में देखिए, दिस क्लास इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन द लास्ट ईयर क्लास। इस साल जो क्लास मिली है वो तो पिछले साल वाली क्लास से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्या लेकिन हम यहाँ पर क्लास को इंटेलिजेंट कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो हम इन स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट कह रहे हैं जो क्लास में बैठे हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स की जगह किसका इस्तेमाल किया गया है? क्लास का। और यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान देनी होगी कि क्लास और बच्चे आपस में बहुत जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखे तो समझ जाना मीटोनिमी आएगा। दूसरा है रियास न्यू राइड वॉज एक्सपेंसिव। रिया का जो नया वाला राइड था वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन यहाँ पर राइड कहने से मेरा मतलब है कार। लेकिन आप देख सकते हैं कि राइड और कार आपस में कितना जुड़ा हुआ है, और एक के बदले हम दूसरा आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो इसको हम कहते हैं मीटोनिमी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले फिगर ऑफ स्पीच पर। तो हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट, व्हेन एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू ए डिफरेंट नाउन। जब एक एडजेक्टिव को हम उसके नाउन से हटा के किसी और नाउन के साथ शिफ्ट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश कीजिए। पहला है ही मसाज्ड हिज टायर्ड फीट। उसने अपने थके हुए पैरों का मसाज किया। लेकिन असल में कौन थका हुआ है? असल में तो वो थका हुआ है, लेकिन उसने क्या कह दिया कि मेरा फीट टायर्ड है। तो यहाँ पर कहना ऐसा चाहिए था कि मैं थक गया हूँ, मैं टायर्ड हूँ। लेकिन वो जो टायर्ड वर्ड है, यानी कि जो एडजेक्टिव है टायर्ड, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया? फीट, यानी कि पैरों के साथ। तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द ड्रेडफुल न्यूज़ फाइनली अराइव्ड। सबसे भयानक वाली खबर आ गई। लेकिन क्या खबर भयानक होती है? क्या पता वही खबर किसी के लिए बहुत अच्छी हो और इसके लिए भयानक है। हाँ, हो सकता है इसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो उस खबर को भयानक कह रहा है, लेकिन असल में वो खबर भयानक नहीं है। तो न्यूज़ के साथ ये जो ड्रेडफुल एडजेक्टिव ट्रांसफर्ड किया गया है, ये है एग्जाम्पल ट्रांसफर्ड एपिथेट का। चलिए, ये आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच, यूफेमिज्म। When any disagreeable thing or idea is shown in a pleasant manner to create effect। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी खराब सी चीज़ को या फिर किसी बहुत बुरे इंसिडेंट को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं तो उसे हम कहते हैं यूफेमिज्म। एग्जाम्पल से देखिए, ही पास्ड अवे, वो गुजर गए। अगर इसकी जगह हम ऐसा कहते कि वो मर गया तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने इस खराब सी चीज़ को भी बहुत प्लीजेंट मैनर में कहा, ही पास्ड अवे, तो ये है यूफेमिज्म। दूसरा एग्जाम्पल है, आई रियली नीड अ बीट ऑफ पीस एंड क्वाइट।
मुझे थोड़ी शांति चाहिए। अब जब कोई आपके पास होता है तो आप उसे डायरेक्टली ये कहोगे कि तुम यहाँ से जाओ तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए तो वो समझ जाएगा कि आप उसे जाने के लिए कह रहे हो, तो उसे बुरा भी नहीं लगा और आपने अपनी बात भी अच्छी तरीके से कह ली। तो जब हम किसी बुरी या ख़राब खबर को भी बहुत ही प्लीजेंट तरीके से कहते हैं तो उसे हम कहते हैं यूफेमिज्म। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है साइनाडोकी। ए पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और होल रिप्रेजेंट्स द पार्ट। जब एक छोटा सा हिस्सा ही हमें बहुत कुछ बता दे या फिर बहुत बड़ा हिस्सा हमें एक छोटी सी बात बताए तो उसे हम कहते हैं साइनाडोकी। एग्जाम्पल से समझिए। ए वी हैव हायर्ड हैंड्स सो दैट आवर वर्क गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम। यहाँ पर सिर्फ एक शब्द हायर्ड हैंड्स, इसका मतलब है वर्कर्स, यानी सिर्फ एक शब्द हायर्ड हैंड्स से हमें क्या पता चलता है कि हमने बहुत सारे वर्कर्स को बुलाया है ताकि हमारा काम टाइम पे हो सके। तो आप देख लीजिए, सिर्फ एक शब्द हायर्ड हैंड्स का मतलब क्या है, बहुत सारे वर्कर्स। तो यहाँ पर एक छोटे से पार्ट ने हमें बहुत बड़ा कुछ बता दिया, तो ये है साइनाडोके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी द वाइट हाउस। वाइट हाउस से आप क्या इमेजिन कर सकते हो, आप क्या सोच सकते हो? अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखो, एक ही शब्द वाइट हाउस से आपने कितना कुछ सोच लिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये भी साइनाडोके का एक एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, वो है ऑक्सीमोरो। व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स और फ्रेसेस आर पुट टुगेदर। तो जब दो अंतर विरोधी शब्द या फ्रेस हम एक ही साथ रख देते हैं सेंटेंस में तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरो। याद रखना, वर्ड्स या फ्रेस बोला है। एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है, डोंट वरी वी आर अलोन बट टुगेदर। चिंता मत करो, हम अकेले हैं लेकिन साथ में हैं। अरे भाई, आप अकेले हो या साथ में हो? तो आप देखिए, अलोन टुगेदर दोनों अंतर विरोधी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं और एक ही सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं, तो यह है ऑक्सीमोरो। दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज़ बिटर स्वीट। ये कड़वा है, मीठा है। तो भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कड़वी है, मीठी है? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं खाई। लेकिन यहाँ पर देखिए, बिटर यानी कड़वा, स्वीट यानी मीठा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट और साथ में इस्तेमाल किए गए हैं, तो यह है ऑक्सीमोरो। तो ऑक्सीमोरो अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पन। पन बड़ा ही सिंपल सा फिगर ऑफ स्पीच है। पन का मतलब होता है जोक। व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट। तो जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ह्यूमर क्रिएट हो, उसको हम कहते हैं पन। वेरी सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। टेडी बियर्स आर नेवर हंग्री, दे आर ऑलवेज स्टफ्ड। भाई, ये क्या है यार, ये तो एक जोक है। ये जो वर्ड स्टफ्ड है ना, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, देखिए। जब हम किसी खिलौने के अंदर रुई भरे रहते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं स्टफ्ड टॉय। तो टेडी बियर भी एक स्टफ्ड टॉय है, लेकिन यहाँ पर एक जोक बनाया गया कि टेडी बियर्स तो कभी भूखे नहीं रह सकते क्योंकि वो तो स्टफ्ड हैं। भाई, गजब सा जोक है, लेकिन जोक है, यानी कि पन है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, टेक माई वाइफ प्लीज। भाई, ये तो बहुत खतरनाक सा जोक है, तो ये भी एक जोक है, यानी कि ये एक पन है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है पैराडॉक्स। ए स्टेटमेंट विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी और एब्सर्ड। एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद में ही अंतर विरोधी हो। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई नो ओनली वन थिंग मीन्स आई नो नथिंग। अगर मुझे सिर्फ एक चीज़ आती है, इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे अरे, ये क्या कह दिया मैंने कि मुझे एक चीज़ आता है, इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरा ये सेंटेंस खुद में ही अंतर विरोधी है। दूसरा एग्जाम्पल है, डीप डाउन यू आर रियली शैलो। जितनी तुम गहराई में जाते जाओगे उतना ही तुम ऊपर आते जाओगे। हैं, ये क्या है? ये पूरा स्टेटमेंट खुद में ही उल्टा है। तो ये भी हो गया पैराडॉक्स। अगला फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। व्हेन टू कॉन्ट्रास्ट मेकिंग वर्ड्स और फ्रेसेस आर यूज्ड टू क्रिएट एक्स्ट्रा एफर्ट। जब कोई दो
कॉन्ट्रास्ट वाले शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्स्ट्रा इफेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं एंटीथेसिस। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। ए, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच चांदी है, लेकिन अगर आप चुप रहते हो, शांति रखते हो, तो वो सोना है। तो यहाँ पर चांदी और सोना दो कॉन्ट्रास्ट वाले शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। एंटीथेसिस को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि दो शब्द होंगे और दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे और दूर दूर होंगे। देखिए यहाँ पर भी देखिए, सिल्वर इधर है, गोल्ड उधर है, दूर दूर तो है। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू आर इजी ऑन द आईज बट हार्ड ऑन द हार्ट। तुम दिखने में तो बहुत अच्छे हो, लेकिन दिल से अच्छे नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, इजी और हार्ड दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, दोनों दूर दूर हैं और दोनों आपस में ऑपोजिट भी हैं। तो ऐसा कोई सेंटेंस दिखे, फटाफट टिक कर देना एंटीथेसिस। हमारा आखिरी फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर। जब हम शब्दों का इस्तेमाल करके एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। द ओल्ड मैन टुक हैंडफुल ऑफ डस्ट। एक बूढ़े आदमी ने अपने मुट्ठी में मिट्टी ली एंड पोर इट ऑन रोड, और रोड पे गिरा दिया। सच सच बोलना, जब मैंने ये सेंटेंस बोला तो क्या आपने अपने मन में इमेजिन किया? बिल्कुल किया होगा। तो जब आपने मेंटल पिक्चर बनाया, उसी को तो हम कहते हैं इमेजरी। I saw beautiful flower which was red in color and was buried in sand. मैंने एक सुंदर सा फूल देखा जो लाल कलर का था और सैंड के अंदर था। भाई ये तो एक ऐसा सेंटेंस है जिसे पढ़ते ही कोई अपने मन में इमेजिन करने लगेगा। तो ये है इमेजरी। तो दोस्तों, मैंने कंप्लीट करा दिया आपको 27 के 27 फिगर ऑफ स्पीच। होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, एकदम खत्म हो जाए, छू मंतर हो जाए। आपके रिवीजन के लिए मैंने 9 टाइप बनाया है। पहला टाइप देखिए, इसमें आता है अलिट्रेशन, रिपीटिशन, असोनेंस। अलिट्रेशन मतलब जब लेटर रिपीट होता है, रिपीटिशन मतलब जब वर्ड्स रिपीट होता है, और असोनेंस मतलब जब वॉवेल्स रिपीट होता है। सेकेंड टाइप में आता है सिमिली और मेटाफर। सिमिली में भी हम कंपेयर करते हैं, मेटाफर में भी हम कंपेयर करते हैं, लेकिन सिमिली में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। थर्ड टाइप में आता है पर्सनिफिकेशन और एपॉस्ट्रोफी। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आइडिया, थिंग उसको ऐसे दिखाते हैं कि उसमें जीवन है, जबकि एपॉस्ट्रोफी में हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आइडिया या थिंग के ऊपर पॉइंट आउट करके बात करते हैं। उन्हें हम ऐसा नहीं कहते कि उनमें जीवन है। हमारा चौथा टाइप है, इसमें आता है इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, लाइट थॉट्स। बहुत ही आसान है। इंटरोगेशन का साइन दिखे तो मान लेना इंटरोगेशन है, एक्सक्लेमेटरी साइन दिखे मान लेना एक्सक्लेमेशन है, और नेगेटिव वर्ड्स दिखे तो मान लेना लाइट थॉट्स है। पांचवें टाइप पे आ जाइए, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में जो भी घटनाएं होती है असेंडिंग ऑर्डर में होती है, एंटी क्लाइमेक्स में जो भी घटनाएं होती हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। सिक्स्थ टाइप में आता है आयरनी और पन। आयरनी का मतलब होता है कि जो सेंटेंस आपके सामने है उसका मतलब पूरा का पूरा ऑपोजिट होता है। आपको मैंने अच्छे से समझाया था। एग्जाम्पल बोलो। लाइफ इज़ जॉली, ज़िंदगी खुशियों से भरी है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। तो ये आयरनी है। पन का मतलब जोक, और ये भी मैंने आपको बता दिया था। सातवें टाइप में आता है ऑक्सीमोरो और पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरो में हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में इस्तेमाल करते थे, जबकि पैराडॉक्स में तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही ऑपोजिट था, अंतर विरोधी था। हमारे आठवें टाइप में आते हैं 3 फिगर ऑफ स्पीच, मीटोनिमी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एंटीथेसिस। मीटोनिमी का मतलब होता था जब दो ऑब्जेक्ट या आइडिया एक दूसरे की जगह ले लेते थे, लेकिन वो दोनों आपस में रिलेटेड ही थे। ट्रांसफर्ड एपिथेट में एडजेक्टिव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, और एंटीथेसिस का मतलब होता था जब हम दो ऑपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे लेकिन दूर दूर।
अब जो हमारा 9वां टाइप है, इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है और ये ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला है हाइपरबोल। हाइपरबोल मैंने आपको बताया ही था, कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता है उसको हाइपरबोल कहते हैं। इंटरनल राइम का मतलब होता है जब एक ही सेंटेंस में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आए। एनास्ट्रॉफी का मतलब होता है जब हम वर्ड्स का जो ऑर्डर है उसे बदल देते हैं। ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है जब भी कोई साउंड इफेक्ट की बात आए समझ जाना ओनोमोटोपोइया है। यूफेमिज्म का मतलब था जब कोई बुरी खबर को भी आप बहुत अच्छे से बताते हो। साइनाडोकी का मतलब था सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आपको बहुत कुछ बता देता है। इमेजरी तो मैं आपको क्या ही बताऊं, जस्ट इमेजिन। टॉटोलॉजी का मतलब था हम एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे थे लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। अब दोस्तों मैंने आपको पूरे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा भी दिए, एक बार रिवाइज भी करवा दिया। अब आपके सामने ये 10 क्वेश्चन है। होप सो आपको ये 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, इन्हें ट्राई ज़रूर करना। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा। और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। ओके देन, फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।